नमस्कार दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को कंट्रीब्यूशन करना होता है। एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन पर हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। एनपीएस एक ऐसा टैक्स एफिशिएंट टूल है जिसके लिए आप 3 बार अलग अलग धाराओं के अंतर्गत डिडक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीयर 1 अकाउंट क्या होता है और एनपीएस की डिडक्शन का लाभ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत किस प्रकार लिया जा सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से जरूर देखिए ताकि आप टीयर 1 और उसमें किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन पर पूरा टैक्स बेनिफिट ले सके। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एक करदाता को 2 प्रकार के अकाउंट ओपन करने की सुविधा प्रदान की गई है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कंपलसरी होता है। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारियों को अपने वेतन में से टीयर 1 में कंट्रीब्यूशन करना ही होता है, उनके लिए यह कंपलसरी होता है। टीयर 2 अकाउंट ओपन करवाना स्वैच्छिक है। अगर कर्मचारी चाहे तो इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है और चाहे तो कंट्रीब्यूशन नहीं करे। टीयर 2 क्या है, टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको एक अलग वीडियो में देंगे। इस वीडियो में हम अपना पूरा फोकस टीयर 1 अकाउंट पर रखेंगे। टीयर 1 एक पेंशन अकाउंट है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को टीयर 1 अकाउंट के तहत पेंशन फंड और इन्वेस्टमेंट पैटर्न चुनने का विकल्प प्रदान किया गया है। यहाँ विभिन्न बीमा कंपनियों के पेंशन फंड उपलब्ध हैं, जिनमें से सब्सक्राइबर एनपीएस से एग्जिट करते समय किसी भी फंड का चुनाव कर सकता है। वर्तमान में पीएफआरडीए द्वारा 13 एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स अपॉइंट किए गए हैं। तो ये है वो 13 एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट, इन्हें आप देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक सब्सक्राइबर की एज और डिग्री ऑफ रिस्क फैक्टर के आधार पर विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट पैटर्न दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक असेट क्लास का वह अपनी एज के अनुसार चुनाव कर सकता है। फर्स्ट है इनमें से असेट क्लास ई, हाई रिटर्न हाई रिस्क। सब्सक्राइबर की एज के अनुसार 25% से 50% तक का कंट्रीब्यूशन विभिन्न कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जो लोग असेट क्लास ई में निवेश के ऑप्शन को चुनते हैं, उनके टोटल कंट्रीब्यूशन का 25% से 50% तक कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, तो जहाँ रिस्क है वहीं पर रिटर्न भी आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर आप रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो असेट क्लास ई का चुनाव कर सकते हैं। सेकंड असेट क्लास है असेट क्लास सी, मीडियम रिटर्न मीडियम रिस्क। असेट क्लास सी के तहत एनपीएस में किए गए कंट्रीब्यूशन को प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड में निवेश किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक फिक्स रेट से रिटर्न मिलता है। हालांकि पूरी तरह से फिक्स तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी रेट ऑफ रिटर्न डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स के बेस पर ही डिसाइड होती है, जो चेंज होते रहते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न भी यहाँ पर चेंज होती रहती है, पर यहाँ पर लॉस में जाने की संभावना काफी कम होती है, नहीं के बराबर। असेट क्लास जी, लो रिस्क लो रिटर्न। तो असेट क्लास जी के तहत एनपीएस में किए गए कंट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट से संबंधित फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है। यदि सब्सक्राइबर द्वारा किसी भी निवेश विकल्प का चुनाव नहीं किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट एसबीआई पेंशन फंड स्कीम, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस पेंशन फंड स्कीम, एलआईसी पेंशन फंड स्कीम, ये 3 पेंशन फंड संयुक्त रूप से पीएफआरडी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सब्सक्राइबर के कंट्रीब्यूशन को निवेश करने का कार्य करेंगे। मोस्ट ऑफ दी सब्सक्राइबर किसी भी निवेश विकल्प का चुनाव अपनी ओर से नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उनका निवेश असेट क्लास जी के तहत ही होता है। स्कीम जी में पूरा निवेश गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर सरकारी कंपनियों के बॉन्ड में होता है। तो यहाँ रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा कम रहता है। ज्यादातर लोगों को ये भ्रम होता है कि एनपीएस का पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगता है, जबकि हकीकत यह है कि यदि आपने असेट क्लास ई में निवेश के विकल्प को नहीं चुना है तो एनपीएस के पैसे को बॉन्ड मार्केट में निवेश किया जाता है। तो यहाँ रिस्क फैक्टर काफी कम होता है। निवेश के हिसाब से तो एनपीएस एक अच्छा विकल्प है, परंतु इसे पुरानी पेंशन स्कीम के विकल्प के रूप में स्वीकार करने में कुछ परिस्थितियों में काफी बड़ा नुकसान है। इसलिए कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध होना स्वाभाविक है। टीयर 1 में किए गए निवेश से आप जब चाहे पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। पूरे लाइफ टाइम में आप केवल 3 बार ही विड्रॉल कर सकते हैं, और वो भी कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए ही। 2 विड्रॉल के बीच कम से कम 5 साल का अंतर होना आवश्यक है। एक सब्सक्राइबर केवल अपने सब्सक्रिप्शन का 25% एक बार में निकाल सकता है। पार्शियल विड्रॉल जिन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है वे हैं एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज एक्सपेंसेस, हाउस कंस्ट्रक्शन और मेडिकल इमरजेंसीज।
तो ये वो उद्देश्य हैं जिनके लिए आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इनके अलावा किसी भी पर्पज़ के लिए पार्शियल विड्रॉल किया जाना पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल सुपर एन्युएशन के केस में एक सब्सक्राइबर को अपने टीयर 1 अकाउंट में एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ का कम से कम 40% पेंशन प्रदान करने वाली एन्युटी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक होता है और शेष 40% राशि सब्सक्राइबर एक मुश्त प्राप्त कर सकता है। तो ये टीयर 1 अकाउंट ही है जिस पर डिपेंड करता है कि एक सब्सक्राइबर को कितनी एन्युटी मिलेगी। टीयर 1 अकाउंट में जितना आपका ज़्यादा वेल्थ जनरेट होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी पेंशन बनेगी, क्योंकि उसके 40% अमाउंट को जो आप एन्युटी की परचेज के लिए इन्वेस्ट करेंगे उसी पर जो रिटर्न आएगा वो हमें पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये वेल्थ जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपको पेंशन भी मिलेगी। तो आइए अब बात करते हैं एनपीएस पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट की। टीयर 1 अकाउंट में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को ही कंट्रीब्यूट करना होता है। एक एम्प्लॉई अपनी बेसिक पे प्लस डीए का 10% एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है, तो दूसरी ओर उसका एम्प्लॉयर भी बेसिक पे प्लस डीए के 14% के बराबर कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉई द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए अंडर सेक्शन 80CC_D1 और अंडर सेक्शन 80CC_D1B के तहत टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है। दूसरी ओर एम्प्लॉयर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए आप अंडर सेक्शन 80CC_D2 के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इन तीनों धाराओं के अंतर्गत एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए टैक्स बेनिफिट की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि एनपीएस पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट किस प्रकार लिया जाता है।